एमपी बोर्ड क्लास 12th वाले सभी स्टूडेंट्स का यहाँ पर अर्थशास्त्र विषय का द्वितीय परीक्षा का जो पेपर है, यानी कि पूरक परीक्षा का जो पेपर है, वो पूरा पेपर और सॉल्यूशन यहाँ पर आज मेरे द्वारा बताया जा रहा है। आप समस्त विद्यार्थियों को इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से देखना है और सभी प्रश्नों को याद जरूर करना है, क्योंकि आपकी परीक्षा में प्यारे विद्यार्थियों जो प्रश्न आएंगे वही प्रश्न आज इस वीडियो के द्वारा मेरे द्वारा बताए जा रहे हैं। समस्त विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें और किसी विषय के आपको पेपर चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। रिजल्ट से रिलेटेड जो जानकारी रहेगी वो मैं आपके लिए लाता रहूँगा, आप निश्चिंत रहिएगा। तो सभी बच्चे एक साथ चैनल को सब्सक्राइब आज ज़रूर करें। आइए शुरुआत करते हैं हमारे उन प्रश्नों से जो आपको परीक्षा में दिए जाएंगे। प्रश्न यहाँ पर आप देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपकी स्क्रीन के सामने पहला प्रश्न है कि जो श्रम होता है वो किसका उदाहरण होता है। इसमें आपको ध्यान रखना है, श्रम जो होता है परिवर्तनशील साधन का एक उदाहरण होता है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है परिवर्तनशील साधन का। दूसरा प्रश्न आएगा, उचित विकल्प आपको चुनना है। लाभ बराबर क्या होता है, तो इसमें लाभ बराबर होता है आगम माइनस लागत, तो इसमें आपको याद रख लेना है आगम माइनस लागत विल बी करेक्ट आंसर। उस केंद्रीय समस्या की पहचान हमें करना है जो उत्पादित की जाने वाली वस्तुओं की मात्रा से संबंधित होती है। तो ध्यान रखना है सभी स्टूडेंट्स को कि क्या उत्पादन किया जाए, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि क्या उत्पादन किया जाए। अब बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप देखिएगा, ये रहा अगला क्वेश्चन। सीमांत उपयोगिता त्रास नियम आधार होता है, तो फोर्थ में आपको लिखना रहेगा मूल्य के निर्धारण करने का। उपभोक्ता के संतुलन का उदासीनता वक्र विश्लेषण आधारित होता है, तो फिफ्थ में आपको लिखना रहेगा क्रमवाचक उपयोगिता पर। तो इसमें आपको क्या याद रखना है, क्रमवाचक उपयोगिता। कीमत अनुपात Px/Py की ढाल सूचित करता है, तो ये किसे सूचित करेगा, तो इसमें आपको लिखना है बजट को ये सूचित करता है, तो यहाँ पर आपको बजट ध्यान रखना है। जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तब कुल उपयोगिता होती है। माय डियर फ्रेंड्स, इसमें आपको ध्यान रखना है स्थिर हो जाती है, तो यहाँ पर आपको लिखना है स्थिर हो जाती है। अब हम बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, आपकी स्क्रीन के सामने है रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन। औसत लागत वक्र का आकार आकृति का होता है, तो वो जो होता है यू आकृति का होता है। पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म कीमत होती है, तो वो क्या होती है, प्राइस होती है। यहाँ पर आपको प्राइस लिख देना है। कर की मात्रा में वृद्धि होने पर पूर्ति क्या होती है, पूर्ति घटती है। इसमें आपको लिखना है पूर्ति घटती है। पूर्ति की लोच वस्तु की कीमत और पूर्ति की मात्रा में परिमाणात्मक गुणात्मक संबंध को दर्शाती है, तो यहाँ पर आपको लिखना रहेगा कीमत। का आशय संतुलन की स्थिति से है, तो साम्य का आशय होता है, तो यहाँ पर आपको साम्य लिखना है। उत्पादन की प्रति इकाई लागत को क्या कहते हैं, तो उसे कहा जाता है औसत लागत। क्या बोला जाता है, तो इसमें लिखना रहेगा आपको औसत लागत। ठीक है, तो ये आप लिखेंगे और अच्छे से इन सभी प्रश्नों को याद करेंगे, क्योंकि ये प्रश्न परीक्षा में आएंगे और आपको दिए जाएंगे, इसलिए मैं आपको पेपर बता रहा हूँ। ये आपके जोड़ी है ना। भारतीय अर्थव्यवस्था जो है, भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है। संसाधन की मांग में आपको मिलाना रहेगा माय डियर फ्रेंड्स, और वो क्या हो जाएगी, व्युत्पन्न मांग। NNP में आपको मिलाना रहेगा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन से। ठीक है, उत्पादक द्वारा यंत्रों का उपयोग में आपको मिलाना है मध्यवर्ती वस्तुएं। बढ़ई द्वारा लकड़ी का उपयोग में आपको मिलाना रहेगा अंतिम वस्तुएं। बचत में आपको रिसाव से मिला देना है। तो ये आपकी जोड़ी यहाँ कंप्लीट हुई। आप सभी बच्चे इसे देखें अच्छे से और याद कर लें, जिससे कि आप परीक्षा में पास हो सकें। प्यारे विद्यार्थियों, मेरे द्वारा जो प्रश्न बताए जा रहे हैं इन्हें आप याद करके ही रखें, क्योंकि प्रश्न परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे। पूर्ण रोजगार से अभिप्राय अर्थव्यवस्था में शून्य बेरोजगारी है। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको ये असत्य लिखना है। GNP एक राष्ट्रीय अवधारणा है, ये आपको सत्य लिखना है। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, तो बिल्कुल ये बात सत्य है। भारत में 10 रुपये के सिक्के का वस्तुमान इसके मुद्रामान से अधिक होता है, ये गलत हो जाएगा। वस्तु विनिमय प्रणाली में मूल्य का मापन बहुत कठिन होता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, फिफ्थ में सत्य हो जाएगा। बचत और विनियोग सदैव बराबर होते हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स ये भी आपको सत्य लिखना है।
गुणक और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति में धनात्मक संबंध पाया जाता है। तो बिल्कुल ये आपको क्या लिखना है, सत्य लिखना है। सभी बच्चे इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर याद करेंगे और अच्छे से पढ़ जरूर लेंगे, क्योंकि प्रश्न जो बता रहा हूँ ना, इन्हें याद जरूर कर लेना है ना। भुगतान संतुलन में किस प्रकार के सौदे शामिल किए जाते हैं? तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें सेवाएं और पूंजी व सभी लेन देन की वस्तुएं शामिल होती है। तो इसमें आपको लिख देना है सभी लेन देन की वस्तुएं। क्या लिखना है? सभी लेन देन की वस्तुएं। ठीक है। अगला देखिएगा, बचत और आय के बीच क्रियात्मक संबंध को क्या कहते हैं? तो उसे बोला जाता है बचत फलन। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, बचत फलन उसे बोला जाएगा। औसत उपभोग प्रवृत्ति और कीमत बचत प्रवृत्ति का योग क्या होता है? तो वो होता है 1 के बराबर। क्या लिखना है? 1 के बराबर। ठीक है। राजस्व घाटा की गणना किस प्रकार की जाती है? तो इसमें आपको देखिएगा, पहले हमारा ये 4th का है, उस कर का नाम बताइए जिसका भार कर चुकाने वाले व्यक्ति पर ही पड़ता है। तो वो होता है प्रत्यक्ष कर। कौन सा कर होता है? तो यहाँ पर आपको लिखना रहेगा प्रत्यक्ष कर। प्राथमिक घाटा की गणना के लिए हमें सूत्र बताना रहेगा। तो इसमें आपको लिखना रहेगा राजस्व घाटा बराबर। क्या लिखना है? राजस्व घाटा बराबर कुल राजस्व व्यय। क्या लिखना है? कुल राजस्व व्यय माइनस कुल राजस्व प्राप्तियाँ, ठीक है। ये आपको यहाँ पर लिख देना है। ठीक है। आप सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जितने विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे द्वारा ये प्रश्न पत्र जो बताए जा रहे हैं आपकी परीक्षा में आएंगे, आप इनका एक स्क्रीनशॉट ले लो। ये 6 से 8 तक के क्वेश्चन हैं और ये 9 से 10 तक के क्वेश्चन आप देख लो। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो विद्यार्थी हमारे साथ नए जुड़े हैं। और ये आपका अगला है, ये 17वां और 18वां क्वेश्चन है ना, 19-20 क्वेश्चन का ले लीजिए, ये 21वां क्वेश्चन रहेगा, है ना। चैनल पर जितने बच्चे जुड़े हैं ना, सब्सक्राइब कर लेना है आपको, है ना। और इन प्रश्नों को याद जरूर करना है। ये जो सेट पेपर था, ये हमारा 1st नंबर का सेट पेपर है, जो कि IMP क्वेश्चन है। किसी प्रकार से आप समस्त विद्यार्थी रियल या फिर वायरल पेपर के चक्कर में ही ना रहें, IMP क्वेश्चन ही पढ़े, जिससे कि आप परीक्षा में पास हो सकें। अगला सेट पेपर बहुत जल्द बताऊंगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हालांकि आपको अपनी फेयर कॉपी से भी पढ़ना है और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मैं भी बता रहा हूं जिन्हें याद करना है।